गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 11 में न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे एंड दैट वाज बेस्ड ऑन कैलोमेट्री प्रिंसिपल। अब आज एक लास्ट टॉपिक आपका बाकी है इस चैप्टर का एंड दैट इज नथिंग बट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अच्छा, जो बीच के जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है एंड दैट इज आप देख लो वहाँ पे। ओके, दैट इज 11.9 हीट ट्रांसफर। ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक आपको एक करना है, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये आपको दो चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम देख लेंगे। सो देखो, फर्स्ट पॉइंट 11.10 न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब इसके अंदर आपको एक छोटा सा डेरिवेशन करना है और उसके ऊपर से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओगे। तो एक्चुअली ये लॉ है क्या, उसके लिए थोड़ा देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो नॉर्मली स्टेटमेंट क्या है कि रेट ऑफ कूलिंग। अब ये कूलिंग क्या होता है? लूजिंग थर्मल एनर्जी बाय रेडिएशन। एनर्जी जब भी एनर्जी फ्लो होती है तो उसको फ्लो करने के लिए तीन मेथड आप यूज़ कर सकते हो। व्हेनेवर एनी हीट दैट इज फ्लोइंग, आपको मालूम है हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो जब भी ये हीट फ्लो होगी तो उसके लिए तीन मेथड आपको देखने हैं। एक कंडक्शन, उसके बाद सेकेंड होगा कन्वेक्शन एंड थर्ड होगा आपका रेडिएशन। तो पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि भाई तीन मेथड नॉर्मली आपके पास होती है। कंडक्शन मेथड होती है, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके अंदर नॉर्मल मेथड क्या है कि अगर आपके पास दो रॉड है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, बराबर T2। ये हायर टेम्परेचर पे आप मानो कि भाई T1 ज़्यादा है T2 से। अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो फिर क्या होगा? इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो फिर क्या होगा कि हीट फ्लो करेगी, हीट फ्लो होगी। कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? हायर टू लोअर, T1 से T2। ये होता है कंडक्शन के अंदर। इफ़ यू आर जस्ट ज्वाइनिंग टू रॉड्स, हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर बाय विच मेथड? कंडक्शन मेथड। उसके बाद सेकेंड मेथड आती है कन्वेक्शन। ये ज़्यादातर फ्लूइड के अंदर देखा जाता है। आपको मालूम है जब भी आप पानी को गर्म करते हो तो क्या होता है इनिशियली, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने इसको हीट प्रोवाइड करी, बराबर, और आपके पास ये पानी है। तो नॉर्मली होता क्या है, ये जो लेयर होता है यहाँ पे, ये पहले पानी जल्दी गर्म होता है, फिर ये जल्दी गर्म होने की वजह से क्या होगा? आपको मालूम है कि अगर आप किसी भी पार्टिकल को अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो फिर क्या होगा? उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। सो डेंसिटी की आप बात करो, रो इक्वल्स टू m/v। वॉल्यूम इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी डिक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर किसी की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा? वो हल्का हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? ये ऊपर जाएगा। डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से थोड़ा हल्का हो जाएगा। उसका जो वेट होगा, उसका जो मास होगा, उसके अंदर थोड़ा चेंज आ जाएगा। सो ये ऊपर चला आएगा और जो वेट अदरवाइज जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पार्टिकल नीचे आएगी ऐसे। फिर ये फिर से गर्म होंगे, डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएंगे और ऐसे ऐसे पूरा जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। दैट इज़ कन्वेक्शन मेथड, बराबर। और थर्ड मेथड आपका है रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर जो हीट जाती है दैट इज गोइंग इन टर्म्स ऑफ रेज, मतलब कि ऐसे हीट फ्लो होती है इन टर्म्स ऑफ रे। आपको मालूम है सनलाइट है ना, वहाँ से भी एनर्जी आती है, लेकिन वो किसके फॉर्म में आती है? रेडिएशन के फॉर्म में आती है। किसके फॉर्म में? रेडिएशन। सो रेडिएशन की वजह से भी एनर्जी फ्लो होती है। आपको मालूम है गर्मी के अंदर सनलाइट, अगर आप खड़े रहते हो दोपहर 12 बजे 1 बजे, तो फिर क्या होता है? आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आपके जहाँ पे आप वहाँ पे हो, वहाँ पे आपको एनर्जी वहाँ से मिलती है फ्रॉम द सन। अब सोचो कि आपसे सन कितना दूर है तो भी वो लाइट यहाँ पे आती है। अच्छा, उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है,
उसको कुछ मीडियम की ज़रूरत नहीं है फ्लो करने के लिए, वो वहाँ से यहाँ तक आ सकती है। लेकिन कौन से मेथड से वो एनर्जी, सनलाइट, लाइट के पास क्या होगी, एनर्जी होगी। सो वो एनर्जी आपके पास पहुँचती है। सो दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन। ये उसका टाइप से रेडिएशन मेथड से आपको हीट मिलती है जो सन से आ रही है। ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ कन्वेक्शन मेथड, और ये यहाँ जो हीट हो रही है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन मेथड। सो ये तीन चीज़ें हैं, डिटेल के अंदर आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ओवरव्यू मालूम होना चाहिए कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। सो बस इसके ही बेस्ड आपको ये पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर क्या लिखा है कि भाई जो रेट ऑफ कूलिंग होता है, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग। अब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि रेट ऑफ कूलिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। जैसे जैसे यहाँ पे आपके पास कोई टेम्परेचर T1 है 50 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस किसी और बॉडी का। यहाँ पे दो आपको मटेरियल गिवन है, दो बॉडी गिवन है ए और बी। अब देखो यहाँ पे कि अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ 50 माइनस 0, कितना हुआ 50, कितना हुआ 50। तो यहाँ पे इतना टेम्परेचर डिफरेंस आपको मिल गया। सोचो यहाँ पे एक दूसरी सिस्टम है जिसके अंदर दो बॉडी है ए एंड बी, और यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मानो यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे वही सिस्टम लेते हैं बॉडी ए एंड बॉडी बी। ठीक है, चलो यहाँ पे है 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस। होगा क्या कि हीट तो फ्लो होने वाली है हायर टू लोअर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कनेक्शन कर दिया और हीट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये लोग की वजह से आप क्या समझते हो कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना जो भी बॉडी है वो जल्दी कूल हो जाएगी, अदरवाइज जल्दी हीट हो जाएगी, जल्दी हीट हो जाएगी अदरवाइज जल्दी कूल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो डिफरेंस 50 का है, सो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो जल्दी होगी। यहाँ पे देखो टेम्परेचर डिफरेंस कम है 50 और 30, यहाँ पे 20, तो मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कम होने की वजह से क्या होगा कि हीट जो फ्लो होगी वो धीरे धीरे होगी। यहाँ पे जल्दी हो जाएगी, यहाँ पे धीरे होगी, और यहाँ पे और उसको टाइम लगेगा, और उसको टाइम लगेगा। तो अगर कोई बॉडी हॉट है, कोई बॉडी कोल्ड है, जितना डिफरेंस उन दोनों में ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगा। फिर से अगर दो बॉडी है, अगर दोनों के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा है तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, रेट ऑफ कूलिंग, कूलिंग का जो रेट होगा वो क्या होगा, ये आपको यहाँ से समझना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहाँ पे समझो कि अगर यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होगा तो मतलब रेट ऑफ कूलिंग भी ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी कूल हो जाएगी। अगर डिफरेंस कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होगी, कम होगी। यही इसका मेन कंसेप्ट है बस। तो इसके ऊपर से हम इसको प्रूव कर देंगे। देखो यहाँ पे सो होता क्या है कि रेट ऑफ कूलिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अच्छा इसको हम बोलते हैं डी क्यू बाई डी टी। रेट ऑफ कूलिंग को क्या बोलते हैं, डी क्यू बाई डी टी। ये जो डी क्यू बाई डी टी है किसकी प्रोपोर्शनल करता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सराउंडिंग एंड बॉडी इटसेल्फ। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगी, जितना कम डिफरेंस होगा रेट ऑफ कूलिंग कम होगी। सो देयरफॉर डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा एंड दैट इज के। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो देयरफॉर दैट इज नेगेटिव, बराबर। सो यहाँ पे T2 हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, T1 को लिखेंगे सराउंडिंग ऑफ दी, मतलब कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, और दिस इज क्या होगी, ये क्या होगी, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। आएगा समझ। अब थोड़ा आगे जाते हैं इसको लेके, तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिख सकोगे, सो हीट लॉस बाय द बॉडी, मतलब कितनी हीट लॉस्ट होगी बाय द बॉडी। सो आपको मालूम है कि हीट को हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, एम एस डेल्टा टी। तो अगर मैंने डी क्यू लिखा है तो मैं क्या लिखूंगा, एम एस डेल्टा टी। हम एम सी लिखते हैं, यहाँ पे सी की जगह क्या लिखा है, एस लिखा है। सो अगर हम काम करें डी टी से डिवाइड कर दें दोनों साइड, डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ पे डी टी से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये तो क्या हो जाएगा, हमने आगे लिखा अभी लिखा डी क्यू बाई डी टी माइनस के T2 माइनस T1 इक्वल्स टू एम एस डी टी बाई डी टी, बराबर लिख दिया। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं कि भाई डी टी यहाँ पे है और T2 माइनस T1 को हम नीचे लेके आते हैं, बराबर। तो माइनस की अपॉन एम एस इंटू स्मॉल डी टी, बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी टी बाई T2 बाई माइनस T1 इक्वल्स, अच्छा ये क्या है, के बाई एम एस क्या है,
ये वन टाइप ऑफ कांस्टेंट ही है, क्योंकि m की वैल्यू फिक्स्ड होगी, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होगी। सो k अपॉन एम एस कांस्टेंट हो जाएगा k डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस k डैश डी टी, माइनस k डैश डी टी हो जाएगा। बराबर आया समझ में। अब एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड। सो बाय इंटीग्रेटिंग ये कितना हो जाएगा, सो इसका इंटीग्रेट हो जाएगा log t2 माइनस t1 हो जाएगा, और इसका क्या होगा माइनस k डैश टी, और कोई कांस्टेंट आएगा प्लस c। नॉर्मली हम कांस्टेंट नहीं लिखते, क्योंकि नॉर्मल कांस्टेंट की वैल्यू हम कितनी मानते हैं, 0 मानते हैं। सो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है प्लस c। अब दोनों साइड लॉग कर दो, तो t2 माइनस टी1 कितना हो जाएगा, जब भी हम लॉग लेंगे तो यहाँ पे e आ जाएगा, और इसके पावर में ही आ जाता है माइनस k डैश टी। एक्चुअली ये सब मैथमेटिकल स्टेप है, अगर आपको मैथ्स आती है तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जब भी हम लॉग इससे निकालते हैं तो यहाँ पे e बेस आ जाता है, तो यहाँ पे e माइनस k डैश टी प्लस c। सो एक काम करो, t1 को यहाँ पे लेके आओ, तो t2 कितना हो जाएगा, t1 प्लस ये वैल्यू। अदरवाइज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि t2 इक्वल्स टू टी1। अच्छा ये क्या हो जाएगा, k डैश टी इंटू ई डैश, इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं। अगर e की पावर होगी प्लस होगी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e पावर c, और e पावर c कितना होता है, e पावर c यहाँ पे देखो e पावर माइनस के टी एज इट इज़, और e पावर c कितना हो जाएगा, c पावर यहाँ पे ऐसे, e पावर c को हमने ऐसे लिख दिया। बराबर आएगा समझ में। तो ये बस आपको इक्वेशन मिल जाएगा न्यूटन्स के लिए, न्यूटन्स कूलिंग के लिए। गेटिंग, आप ये इक्वेशन याद रखो, अदरवाइज ये t2 माइनस इक्वल्स टू t1 e पावर माइनस के डैश टी, यहाँ पे एक्चुअली क्या किया है, यहाँ पे माइनस के डैश टी प्लस सी ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे पावर को सेपरेट कर दिया है। देखो गेटिंग, आएगा समझ में। अब इसके ऊपर से एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो नॉर्मली। 11.8 एग्जाम्पल नंबर 11। आपको कंसेप्ट कौन सा, आपको ये इक्वेशन यूज करना है, माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू के टी माइनस टी एस। आपको ये इक्वेशन यूज करना है। बराबर देखो ये कहाँ से आया, इसको आप यहाँ से लिख सकते हो, ये डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के डैश इंटू डी टी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस डी टी बाई, इसको आप यहाँ पे लेके आओ, डी टी को नीचे लेके आओ, तो कितना हो जाएगा के टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। बराबर, तो इसको आप यहाँ से लिख पाओगे। अब क्या करना है, बस माइनस डी टी देखो, दैट इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 86 माइनस 94, टाइम कितना है, तो आपको गिवन है 120 सेकेंड, के नहीं गिवन, फाइन करना है। ये टी मतलब हम एवरेज रखेंगे, दोनों टेम्परेचर का एवरेज रखेंगे, 94 प्लस 86 बाई 2 माइनस 20। इसको थोड़ा सॉल्व करने से के की वैल्यू मुझे ये मिल जाएगी। बराबर, अब एक काम करते हैं कि भाई ये इक्वेशन फिर से अप्लाई करते हैं, लेकिन ये जो हम वैल्यू रखेंगे वो किसके लिए, सेकेंड टेम्परेचर के लिए। तो आपको मालूम है सेकेंड 69 और 71 गिवन है, टाइम मुझे फाइंड करना है, के की वैल्यू वहाँ से मिल गई, फिर टी डैश माइनस टी एस कर दो, टी डैश फिर से क्या होगा, इन दोनों का एवरेज, यहाँ पे जो टेम्परेचर उसका एवरेज माइनस 20। सो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। सो टी की वैल्यू निकल के आएगी 42 सेकेंड। कितनी निकल के आएगी, 42 सेकेंड। सो ये टाइम होगा, अगर टेम्परेचर को चेंज करना है 69 टू 71 शायद लिखा है, तो अगर वो टेम्परेचर चाहिए हाँ तो फिर वो हम कर सकते हैं। बराबर, अब सिमिलर देखो यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर 11.22 है, सिमिलर है 11.22, वहाँ पे भी आप सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, सेम कंसेप्ट, यही कंसेप्ट आपको फिर से अप्लाई करना है 11.22 के अंदर। बराबर, उस टाइम अगर आप आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 9 मिनट आएगा। वहाँ पे कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस गिवन है कि भाई ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, पहले टाइम टी गिवन है, आपको पहले के निकाल देना है, जैसे के आएगा वो वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में डाल दोगे तो आपको टी मिल जाएगा 9 मिनट आएगा समझ में। सो ये था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब एक लास्ट टॉपिक बाकी रहा है रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।